आज हम लोग बिजनेस स्टडी में कंट्रोल नियंत्रण की विधियों को पढ़ेंगे। टेक्निक्स फॉर कंट्रोल। दो तरह की विधियां हैं इसमें, ट्रेडिशनल टेक्निक्स परंपरागत तकनीकें, इसमें बजटरी कंट्रोल, बजटीय नियंत्रण, दूसरा है ब्रेक इवन एनालिसिस, सम विच्छेद विश्लेषण। तीसरा है स्टैटिस्टिकल डाटा, सांख्यिकीय आंकड़े। चौथा है इसमें पर्सनल ऑब्जर्वेशन। व्यक्तिगत अवलोकन। अब इसके बाद मॉडर्न टेक्निक्स आते हैं। आधुनिक तकनीकें, इसमें है सबसे पहले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, निवेश पर आय, दूसरा है रेशियो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण,
लिक्विडिटी रेशियो तरलता अनुपात, सॉल्वेंसी रेशियो शोधन क्षमता अनुपात, प्रॉफिट एबिलिटी रेशियो लाभदायकता अनुपात, और चौथा है इसमें टर्म रेशियो, आवर्त अनुपात। तीसरा तरीका है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। उत्तरदायित्व लेखांकन। चौथा तरीका है मैनेजमेंट ऑडिट। प्रबंध अंकेक्षण। पांचवा है प्रोग्राम नेटवर्क एनालिसिस। कार्यक्रम रेखाचित्र विश्लेषण। अब इसको हम लोग समझते हैं। कंट्रोलिंग चैप्टर आप पहले से पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडी में। कैसे कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल के टेक्निक्स या मेथड्स भी कह सकते हैं आप, इनको तरीके भी कह सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं नियंत्रण के। उन सारे तरीकों को हमने दो भागों में बांटा है। एक ट्रेडिशनल जो परंपरागत तरीके हैं, और दूसरा मॉडर्न जो आधुनिक तरीके हैं। तो पहले हम लोग परंपरागत तरीकों को देख लेते हैं। पहला है इसमें बजटरी कंट्रोल, बजटीय नियंत्रण, मतलब बजट बनाकर नियंत्रण करना बजटीय नियंत्रण कहलाता है। किसी भी संस्था के विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग बजट बनाकर
उन बजटों के माध्यम से कंट्रोल करना, संस्था की क्रियाओं पर, एक्टिविटी पर कंट्रोल करना बजटीय नियंत्रण कहलाता है। जैसे विभिन्न क्रियाओं के लिए हम अलग अलग बजट बनाते हैं, जैसे विक्रय के लिए सेल्स बजट, रॉ मटेरियल खरीदारी के लिए परचेज बजट, प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन बजट, नकद लेन देनों के लिए कैश बजट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट। ऐसे बहुत सारे बजट्स बनाते हैं और सबको मिलाकर हम बनाते हैं एक मास्टर बजट, जिसमें सबका समावेश होता है। बजट बनाने को ही हम लोग पढ़ चुके हैं कंट्रोल चैप्टर में, कि परिमाप निश्चित करना, स्टैंडर्ड फिक्स करना। तो बजट बनाना ही स्टैंडर्ड फिक्स करना है। हम विभिन्न क्रियाओं के लिए पहले से बजट बना देते हैं, और जब क्रियाओं को संपन्न कर लेते हैं, कार्यों को पूरा कर लेते हैं, तो बजट से, उनके लिए बने बजट से हम तुलना करते हैं। तुलना करके देखते हैं कि बजट के अकॉर्डिंगली काम हुआ है या नहीं, या कहीं डिफरेंस है यानी डिविएशन है। उस डिविएशन को खोजते हैं, यानी हम बजट की तुलना एक्चुअल परफॉर्मेंस से करते हैं, डिविएशंस, विचलन, अंतर को खोजते हैं, फिर उस अंतर को दूर करने का उपाय करते हैं, ताकि भविष्य में उस तरह के अंतर यानी कमियां नहीं आएं। तो बजटीय कंट्रोल के द्वारा हम ऐसे नियंत्रण करते हैं कि विभिन्न क्रियाओं के लिए अलग अलग बजट बनाकर और सभी को मिलाकर एक मास्टर बजट बनाकर उसके अनुसार काम करते हैं। दूसरा तरीका है ब्रेक इवन एनालिसिस, सम विच्छेद विश्लेषण। ये क्या है भाई? सम विच्छेद विश्लेषण। इसके अंतर्गत इसका सीधे सीधे लाभोपार्जन से संबंध है, प्रॉफिट मेकिंग से संबंध है। इसके अंतर्गत ये फिक्स किया जाता है कि संस्था को कम से कम कितना उत्पादन या कितना विक्रय करना चाहिए कि उस संस्था को अगर प्रॉफिट ना हो तो लॉस भी ना हो। यानी ब्रेक इवन एनालिसिस ब्रेक इवन पॉइंट को दर्शाता है, जिससे यदि कम उत्पादन हम करते हैं या कम सेल करते हैं तो संस्था को बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है। आज जिससे ज़्यादा सेल करते हैं तो जितना ज़्यादा सेल करेंगे, जितना ज़्यादा उत्पादन करेंगे, सब संस्था को लाभ ही देंगे। तो सम विच्छेद बिंदु इसके अंतर्गत आता है। ब्रेक इवन पॉइंट जो बताता है कि उस बिंदु तक उत्पादन करना जरूरी है, क्योंकि उस बिंदु पर न लाभ हो रहा है न हानि हो रही है, केवल लागत की वसूली हो रही है। तो एक ऐसा लेवल बताता है सेल का या प्रोडक्शन का जिस पर केवल लागत वसूल हो पाते हैं, ना प्रॉफिट होता है और ना लॉस होता है। उससे कम अगर हम बेचेंगे, उससे कम उत्पादन करेंगे तो संस्था को बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है, और उससे ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो संस्था को लाभ होगा। तो ये लिमिट तय करता है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन पॉइंट तय हो जाने पे, जब मैनेजमेंट द्वारा ये तय हो जाता है कि हमें कम से कम कितना उत्पादन या विक्रय करना चाहिए कि संस्था को अगर लाभ ना हो तो हानि भी ना हो, उसी को सामने रखकर हम सेल्स का टारगेट या प्रोडक्शन का टारगेट फिक्स करते हैं। हमारे सामने रहता है कि भाई इस पॉइंट से नीचे हमें नहीं जाना है, इससे कम उत्पादन नहीं करना है किसी भी कीमत पर, या इससे कम बिक्री नहीं करना है। तो इसी को सामने रखकर हम संस्था की अन्य गतिविधियों को तय करते हैं। तीसरा ट्रेडिशनल टेक्निक है स्टैटिस्टिकल डाटा, सांख्यिकीय आंकड़े। विभिन्न क्रियाओं के डाटा हमारे पास होते हैं, जैसे सेल के, परचेज के, प्रॉफिट के, ग्रॉस प्रॉफिट के, नेट प्रॉफिट के, खर्चों के, जैसे
एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, फाइनेंशियल एक्सपेंस है। इन सब चीज़ों के डाटा सांख्यिकीय आंकड़े बिजनेस में मौजूद होते हैं। तो इसका हम सही दिशा में प्रयोग करते हैं, मतलब कई वर्ष के डाटा का प्रयोग करके हम देखते हैं, ये अंदाज़ा लगाते हैं कि फ्यूचर में हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, भविष्य में हमारी उपलब्धियां कैसी रहेंगी, हम आगे जाएंगे, डेवलपमेंट होगा या हमें लॉस होगा। ये स्टैटिस्टिकल डाटा जो भी होता है व्यवसाय से संबंधित, उन सभी डाटा को हम एक सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करते हैं, आसान तरीके से कि सबको आसानी से समझ में आ जाए। और इससे हम फ्यूचर फोरकास्टिंग करते हैं, भविष्य का पूर्वानुमान लगाते हैं। जैसे हम पिछले कुछ वर्षों के सेल का आंकड़ा, सेल का डाटा देखकर हम ये बता सकते हैं कि अगले साल सेल बढ़ेगा या घटेगा, या कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, अनुमानतः। तो ये हमने अंदाज़ा कहाँ से लगाया? तो पिछले सालों का सेल का डाटा देख के। पिछले वर्षों में हमने पिछले कुछ वर्षों में जो लाभ अर्जित किया है, लाभ कमाया है, उसको देखकर हम ये अंदाज़ा लगाते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि अगले साल हमारा लाभ बढ़ेगा या घटेगा। तो स्टैटिस्टिकल डाटा को, पिछले कई वर्षों के सांख्यिकीय आंकड़ों को इस तरह से प्रेजेंट करना कि लोगों को आसानी से समझ में आ सके, ग्राफ बना कर प्रेजेंट करना, आसानी से समझ में आ सके, भविष्य के लिए अंदाज़ा लगाते हैं हम सांख्यिकीय आंकड़ों के द्वारा। चौथा ट्रेडिशनल मेथड है पर्सनल ऑब्जर्वेशन, व्यक्तिगत अवलोकन। इसमें क्या होता है भाई व्यक्तिगत अवलोकन में? तो अब आप देखिए व्यक्तिगत अवलोकन में क्या होता है कि इसमें काम को सामने से जांच की जाती है। यहाँ व्यक्तिगत अवलोकन का मतलब ये नहीं हुआ, देखिए हम डाटा के आधार पर अवलोकन कर लें, बजट बनाकर नियंत्रण कर लें, सम विच्छेद बिंदु का अंदाज़ा लगा लें, ये सब आमने सामने की जांच नहीं है। आमने सामने की जांच व्यक्तिगत अवलोकन है। यानी हमारे एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस कैसा है, वे अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका पता स्टैटिस्टिकल डाटा, ब्रेक इवन एनालिसिस और बजटरी कंट्रोल से नहीं चलेगा। इसके लिए हमें पर्सनल ऑब्जर्वेशन, व्यक्तिगत अवलोकन करना पड़ेगा, सरप्राइज विजिट करना पड़ेगा, यानी अपने एम्प्लॉयज़ के काम को नज़दीक से देखना होगा। तो यहाँ नज़दीक से देखने का मतलब ये नहीं है कि हम दिन रात उनके सामने बैठे हुए हैं, उन पर नज़र लगाए हुए हैं, बल्कि यहाँ औचक निरीक्षण किया जाता है, सरप्राइज विजिट किया जाता है। कर्मचारियों की इफ़िशियंसी जानने के लिए, उनकी कार्य क्षमता का पता लगाने के लिए, वे सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, इसका पता लगाने के लिए हम जो है सरप्राइज विजिट करते हैं प्रबंध द्वारा, यानी औचक निरीक्षण किया जाता है। इससे कर्मचारियों में एक डर का माहौल बनता है कि हमारे काम की कभी भी जांच हो सकती है, हमारे काम की निगरानी हो रहा है, और हमारे जो अधिकारी हैं ऊपर के, वे कभी भी अचानक आ सकते हैं, हमारे काम की जांच हो सकती है। और इस डर से वे कर्मचारी पूरी लगन और निष्ठा से काम करते हैं, यानी अपने आप उनका काम जो है नियंत्रित हो जाता है, कंट्रोल्ड वे में उनका काम चलता है, नियंत्रण में रहकर काम करते हैं। तो ये 4 तरीके हैं ट्रेडिशनल टेक्निक्स। अब हम लोग आते हैं मॉडर्न टेक्निक, आधुनिक तरीके कौन कौन से हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, निवेश पर आय, इसको संक्षेप में कहते हैं हम लोग ROI, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इस तरीके से कैसे कंट्रोल करते हैं हम? इसके द्वारा हमने जो पैसा लगाया, हमने जो निवेश किया, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, और हमारी जो कमाई हो रही है,
इन दोनों की तुलना करते हैं कि हम अपने निवेश के अगेंस्ट में पैसा जितना हमने लगाया उसके विरुद्ध हमें कितना आय मिल रहा है, इसकी तुलना करके हम जांच करते हैं कि कितना हमारी कमाई हो, कितना % कमाई हो रही है। और कई वर्षों का ये तुलना करके हम ये देखते हैं कि हमारा जो रिटर्न है, कमाई है हमारे द्वारा निवेश किए गए पूंजी पर, पैसे पर, वो पहले से बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर पहले से बढ़ रहा है तब तो अच्छा है, लेकिन पहले से घट रहा है तो ये विचारणीय है, हमें यहाँ सुधार करना पड़ेगा। अब यहाँ निवेश का मतलब क्या हुआ? यहाँ निवेश का मतलब हुआ वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल। इसको मैं आपको एंटरप्रेन्योरशिप में समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है। किसी भी बिजनेस में ये दो तरह के पूंजी लगे होते हैं। मैंने किसी बिजनेस का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, समझिए टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू फिक्स्ड कैपिटल प्लस वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ भी टोटल इन्वेस्टमेंट का मतलब वही है, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल बोथ। तो कितना अस्थाई पूंजी में धन लगा है, कितना कार्यशील पूंजी में धन लगा है। और यहाँ कमाई, रिटर्न का मतलब क्या है? इस रिटर्न को हम लोग आय कहते हैं, शुद्ध हिंदी में इसको प्रत्याय कहा जाता है। प्रत्याय आसान भाषा है आय, प्रत्याय इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है रिटर्न। तो यहाँ आय यानी कमाई का मतलब है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कर्जों पर बैंकों या डिबेंचर वगैरह पर ऋण पधारियों को ब्याज देने और सरकार को टैक्स देने से पहले, टैक्स का मतलब यहाँ डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, देने से पहले का जो प्रॉफिट है, कमाई का मतलब वो है। तो हम कैसे पता करते हैं कि पिछले वर्षों के तुलना में हमारी कमाई अधिक है या कम है? तो इसके लिए फार्मूला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गुना 100 बटा टोटल इन्वेस्टमेंट। इसका हम परसेंटेज निकालते हैं। अगर यह परसेंटेज पिछले वर्षों के तुलना में अधिक है तो हम समझेंगे कि हमारी कमाई पहले से अधिक हो रही है। यानी एक तरह से कहा जाए तो हमारे सारे खर्चे कंट्रोल में है, बिजनेस कंट्रोल, यानी हमारा कंट्रोल मजबूत है हमारे बिजनेस पर। और अगर ये परसेंटेज पिछले वर्षों की तुलना में कम हो रहा है तो ये कहा जाएगा कि कंट्रोल पर, नियंत्रण पर हमारी पकड़ जो है ढीली हुई है, यानी नियंत्रण यहाँ कमज़ोर है। हो सकता है खर्चों में वृद्धि हो रही हो, खर्चे हमारे बढ़ रहे हों, यानी कहीं ना कहीं डिविएशन है, प्रॉब्लम है, जिसके कारण ये परसेंटेज घट गया। तो फिर हम उसके सुधार का उपाय करते हैं। तो ये एक तरीका है मॉडर्न टेक्निक में रिटर्न इन्वेस्टमेंट के द्वारा कंट्रोल करना। अब दूसरा है अनुपात विश्लेषण, रेशियो एनालिसिस के द्वारा कंट्रोल करना। अब विभिन्न प्रकार के 4 तरह के अनुपात हमने लिखे हैं हमारे पास। हम जो साल के अंत में बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं किसी भी संस्था में, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डाटा मौजूद होते हैं उस डाटा का हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। डाटा का इंटरप्रिटेशन, निर्वचन ही रेशियो एनालिसिस है। मतलब उस डाटा से अलग अलग रिजल्ट निकालते हैं। अब इसमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के डाटा से 4 तरह के रेशियो निकाले जाते हैं: लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एंड एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो। अब हम देखते हैं कि चारों रेशियो से कैसे कंट्रोल करते हैं, क्या पता चलता है हमें। लिक्विडिटी रेशियो, तरलता अनुपात, यह रेशियो यह बताने में सक्षम है कि हमारी संस्था अपने अल्पकालीन दायित्वों, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, जैसे क्रेडिटर का पेमेंट करना है, ऑफिस का रेंट देना है यानी बिल्डिंग का रेंट देना, स्टाफ को सैलरी देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जीएसटी है, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, यानी रोज़ रोज़ के जो खर्चे हैं या रॉ मटेरियल खरीदारी के लिए महाजन को जो पेमेंट करना है, उसको पेमेंट करने में हमारी संस्था कितनी सक्षम है,
सक्षमता दर्शाता है। शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पावर दर्शाता है लिक्विडिटी रेशियो। अब इसमें कई रेशियो आते हैं, लिक्विड रेशियो, करंट रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। अकाउंट्स में इसका एक चैप्टर ही है, पूरा पढ़िएगा आप आगे जब कंपनी अकाउंट में चलिएगा तो आप। तो कुल मिलाकर इससे यही पता चलता है कि क्या हम मतलब हमारी संस्था अपने अल्पकालीन दायित्वों को, छोटे छोटे कर्जों को चुकाने में सक्षम है, यानी सक्षमता को दर्शाता है। इसका एक क्राइटेरिया है, मापदंड है। जैसे करंट रेशियो में आता है 2:1, तो वो ये दर्शाता है कि भाई अगर हमारे करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से दोगुना है, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से दोगुना है, तो समझा जाएगा कि हम अपने अल्पकालीन दायित्वों को चुकाने में पूरी तरह से सक्षम है, फिट है हमारी संस्था, है ना। तो करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए करंट एसेट्स पर्याप्त हैं कि नहीं, यही दर्शाता है लिक्विडिटी रेशियो। अब आते हैं सोल्वेंसी रेशियो। इससे क्या पता चलेगा? ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी पावर को, लिक्विडिटी रेशियो शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पावर को दिखाता है, जबकि सोल्वेंसी रेशियो लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी पावर को दिखाता है। किसी भी बिजनेस में अपना पैसा भी लगता है और हम कर्जा भी लेते हैं, लेकिन दोनों के बीच एक संतुलन होता है, दोनों के बीच एक इक्विलिब्रियम होता है, संतुलन होता है। अपना पैसा ज़्यादा लगा होना चाहिए, खर्चे कम होने चाहिए। तो सोल्वेंसी रेशियो ये दर्शाता है कि हमारी संस्था अपने दीर्घकालीन दायित्वों के चुकाने के लिए, जैसे बैंक लोन है, डिवेंचर वगैरह है, ये पब्लिक डिपॉजिट है, ये सब कुछ चुकाने में कितनी सक्षम है, ये दर्शाता है सोल्वेंसी रेशियो। इसका फॉर्मूला भी होता है डेब्ट बटा इक्विटी, यानी हमारा पैसा कितना लगा और कर्जा कितना है बाहरी, इसका हम रेशियो निकालते हैं। ये माना जाता है कि यदि हमारा धन, हमारी पूंजी, मालिक का अपना पैसा कर्जों से दोगुना है, तो हम ये शोधन क्षमता की गारंटी दर्शाता है कि संस्था अपने दीर्घकालीन कर्जों, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को पेमेंट करने में पूरी तरह से सक्षम है। तो तरलता अनुपात अल्पकालीन कर्जों के भुगतान क्षमता की गारंटी को बताता है, और सोल्वेंसी रेशियो शोधन क्षमता अनुपात दीर्घकालीन दायित्वों के भुगतान की गारंटी को दर्शाता है। अब आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लाभदायकता अनुपात। इसमें क्या होता है? इसमें हम पिछले कई वर्षों के डाटा का तुलना करके हमारे खर्चे कम हो रहे हैं या पहले से बढ़ रहे हैं, हमारे लाभ पहले से कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, इसका पता लगाया जाता है। जैसे इसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, एक्सपेंसेस रेशियो भी कई तरह के होते हैं, जैसे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस रेशियो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस रेशियो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रेशियो। तो ये प्रतिशत में आता है। यदि खर्चों का अनुपात पहले से कम है तो समझा जाता है कि हमारा कंट्रोल मजबूत है, बेहतर है, और यदि खर्चों का अनुपात पहले से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब कि हमारे खर्चे, अनाप शनाप खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। यानी इसमें इसको डिविएशन कहेंगे, कमियां हैं। लाभों का अनुपात, इससे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इनका परसेंटेज पहले से बढ़ रहा है तो इसे बेहतर माना जाएगा। ये माना जाएगा कि हमारा कंट्रोल बेहतर है और हमारी संस्था डेवलप कर रही है। उसी तरह से टर्नओवर रेशियो है, ये दर्शाता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनका हम कितना बेहतरीन ढंग से प्रयोग कर पा रहे हैं या नहीं। रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं, ये दर्शाता है टर्नओवर रेशियो। इसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सेल्स के साथ निकालते हैं। इसमें कई तरह के रेशियो आते हैं। कुल मिलाकर इसका मतलब यही होता है कि हमारे किसी भी संस्था के पास जो संसाधन हैं उनका प्रयोग किस तरह से, कुशल प्रयोग, इफ़िशिएंट यूज हो रहा है कि नहीं, ये दर्शाता है। इससे पता चलता है।
अब रेशियो एनालिसिस के बाद आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, उत्तरदायित्व लेखांकन, जिम्मेदारी का लेखांकन। ये क्या है भाई? इसमें क्या होता है कि संस्था के विभिन्न कार्यों को हम कई भागों में बांटते हैं, बांटकर उसका एक केंद्र बनाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर विभिन्न भागों, अलग अलग भागों में बांटकर पूरे काम को उसका एक विभाग बना देते हैं, केंद्र बना देते हैं, और उस केंद्र का एक हेड नियुक्त कर देते हैं, प्रधान नियुक्त कर देते हैं, है ना, मैनेजर अपॉइंट कर देते हैं, और उस विभाग की, उस केंद्र की पूरी जिम्मेदारी उस पर निर्धारित कर, उसको तय कर देते हैं कि विभाग की, उस केंद्र की सफलता या असफलता दोनों की जिम्मेदारी आपकी होगी, जो प्रबंधक होगा। तो इसमें यही होता है कि विभिन्न कार्यों को अलग अलग भागों में बांटकर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर फिक्स करते हैं, और सेंटर का चार्ज किसी हेड को, मैनेजर को दे दिया जाता है, और सेंटर के सक्सेस या फेलियर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे दे दी जाती है कि भाई अगर ये सक्सेस होता है तो आपको इसका प्राइज़ मिलेगा, और अगर फेलियर होता है तो पेनाल्टी के लिए भी आप तैयार रहिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के द्वारा भी हम कंट्रोल करते हैं। मैनेजमेंट ऑडिट, इसमें क्या होता है? इसमें संस्था के हर लेवल पर जो मैनेजर हैं उनके क्रियाकलापों के का ऑडिट होता है, अंकेक्षण होता है, जांच पड़ताल होता है। इसके लिए जो संस्था के डायरेक्टर्स होते हैं वे मैनेजमेंट ऑडिटर अपॉइंट करते हैं, प्रबंध अंकेक्षक की नियुक्ति करते हैं। और ये प्रबंध अंकेक्षक क्या करते हैं? ये मैनेजर्स की इफिशिएंसी और डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी, ये दो चीज़ों को का ऑडिट करते हैं। दो चीज़ों का ऑडिट करते हैं, प्रबंधकीय निर्णय, मैनेजरियल डिसीजन जो लिए गए हैं वे उनकी क्वालिटी कैसी है, किस अच्छी है या बुरी है। दूसरा, जो मैनेजर हैं उनकी कार्य क्षमता, उनकी इफिशिएंसी पहले से अच्छी है या बुरी है। ये दो चीज़ों को मैनेजमेंट ऑडिटर ऑडिट करता है। यानी मैनेजमेंट ऑडिटर पूरे संस्था का ऑडिट नहीं, जांच पड़ताल नहीं करता है, मैनेजर्स के क्रियाकलापों की जांच पड़ताल करता है कि मैनेजर्स ने संस्था के लिए जो डिसीजन लिया, निर्णय लिया, उसकी क्वालिटी कैसी थी, प्लस मैनेजर्स का कार्यकलाप, कार्य क्षमता, उसका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है। ये दो चीज़ों का ऑडिट करके मैनेजमेंट ऑडिटर डायरेक्टर्स के सुपुर्द करता है। प्रोग्राम नेटवर्क एनालिसिस, इसमें क्या है? ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट में इसके द्वारा हम कंट्रोल करते हैं, जहाँ काम कई प्रोसेस से होकर गुजर कर अपने फाइनल स्टेज में आता है, वहाँ हम इस मेथड का प्रयोग करते हैं। वहाँ हर प्रोसेस में जो काम होते हैं उन सब कामों को एक नेटवर्क से जोड़ा जाता है। उन पर लगने वाला समय, मटेरियल, कॉस्टिंग, इस सब चीज़ों का हम एक सीक्वेंस तैयार करते हैं। सारे सीक्वेंस का एक नेटवर्क रेखाचित्र तैयार करते हैं, जिसे हम कार्यक्रम रेखाचित्र कहते हैं, और उसके द्वारा हम विश्लेषण करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कार बनाना है, तो पूरे कार बनाने के कार्य को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इंजन बनाना, कार का मुख्य भाग बनाना, और कार का जो बॉडी है वो बनाना। तो इंजन बनाने की क्रिया, मुख्य भाग बनाने की क्रिया, और कार की बॉडी बनाने की क्रिया, कौन पहले बनेगा, कौन बाद में बनेगा, किसमें कितना कितना समय लगेगा, सबको एक साथ लिंक कर दिया जाता है कार्यक्रम रेखाचित्र विश्लेषण में। इसमें 2 मेथड्स हैं जिसको हम कल बनाएंगे अगले क्लास में।